Good morning, students. I welcome you once again on this online study platform. So today we are going to discuss about syntax and our topic is noun. आज हम सिंटेक्स के बारे में पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर में, उसी में जो हमारा अगला टॉपिक है नाउन, उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं कि नाउन होता क्या है और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं वो भी हम आज देखेंगे यहाँ पर। तो इससे पहले हमारा जो टॉपिक था आर्टिकल वो हमने कवर किया, जो कुछ भी रूल्स उससे इम्पोर्टेंट थे उससे रिलेटेड वो आपको बताए गए और क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड किया गया। तो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ नाउन। तो सबसे पहले नाउन के नियम जानने के लिए सबसे पहला काम हमें तो ये समझना होगा कि व्हाट इज़ नाउन, नाउन है क्या। तो नाउन है क्या, हम जैसे कि अर्लियर क्लासेस से अपने पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड। कोई भी वर्ड जिसका कुछ भी, कोई भी वस्तु हो, कोई भी पर्सन हो, कुछ भी हो इस वर्ल्ड में जिसका कोई पर्टिकुलर एक नाम हो, जिसकी एक पहचान हो, उसको हम नाउन कहते हैं। तो जो हमारा ओल्ड डिफिनेशन है वो ये है कि नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड, बट आज आपको जो इसकी एक्चुअल डिफिनेशन है इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर वो बताई जाती है कि पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में या पूरी वर्ल्ड में अगर कोई भी चीज़ है जिसका कुछ नाम है, जिसका कोई अस्तित्व है, चाहे वो चीज़ हम देख पाएँ, टच कर पाएँ या केवल महसूस कर पाएँ या समझ पाएँ, फिर भी वो क्या है, एक नाउन है। तो कंडीशन क्या होगी एक नाउन के लिए कि कोई भी ऐसी टेंजिबल, इसकी डिफिनेशन सबसे पहले हम लिखते हैं कि डिफिनेशन है क्या। तो नाउन की जो डिफिनेशन है वो ये है, डिफिनेशन ऑफ नाउन। इसकी जो डिफिनेशन है नाउन की वो ये है कि ऑल tangible and intangible, कि जितने भी टेंजिबल और इनटेंजिबल मटेरियल्स हैं, मटेरियल्स या कोई लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट्स that we can feel, understand, or touch are called noun। तो यहाँ पे एक डिफिनेशन लिखी गई है स्टूडेंट्स, लुक हियर वेरी केयरफुली, दैट आई हैव रिटन देयर कि ऑल टेंजिबल एंड इनटेंजिबल मटेरियल्स। टेंजिबल मतलब होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, उसको टेंजिबल कहते हैं। और इनटेंजिबल मतलब होता है जिसको हम स्पर्श ना कर पाएँ, जिसको टच ना कर पाएँ, केवल उस चीज़ को हम सुन सकें या समझ सकें या महसूस कर सकें, तो उसको टच ना कर पाएँ और ना ही देख पाएँ, केवल फील कर सकें, महसूस कर सकें या उसके बारे में हम जान सकें कि आखिर ये चीज़ है क्या। तो ऐसी वस्तुओं को हम इंटेंजिबल कहते हैं। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे टेंजिबल में हमारा चेयर हो गया, टेबल हो गया, बाइक हो गया, हाउस हो गया। तो ये सारी चीज़ों को हम देख भी सकते हैं, उसको टच भी कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर एक एरिया कवर करती हैं, एक स्पेस कवर करती हैं अपने अराउंड। लेकिन जो इंटेंजिबल चीज़ें हैं वो क्या करती हैं कि उसको ना तो हम देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं, उनको केवल हम समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर हो गया, ह्यूमैनिटी मतलब मानवता हो गया, ट्रुथ हो गया, ट्रुथ मतलब सच्चाई। तो ढेर सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं इंटेंजिबल में। तो अगर टेंजिबल भी है या इंटेंजिबल भी है, उनमें उनका कोई नाम है, उन ऑब्जेक्ट्स का कोई नाम है और उसको हम या तो फील कर पाएँ, या तो उसके बारे में समझ पाएँ, या तो उसको टच कर पाएँ, तो उन सारी वस्तुओं को, उन सारे मटेरियल्स को हम कहते हैं नाउन। तो ये हमारा एक छोटा सा डिफिनेशन है, थोड़ा मॉडर्न डिफिनेशन है। अब इससे रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं कि सिंटेक्स टॉपिक में जो नाउन हमारा है पार्ट ऑफ स्पीच, उसके अंतर्गत कितने रूल्स इंक्लूड किए गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको वन बाय वन यहाँ पे समझना है।
तो हम वन बाय वन जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा रूल फर्स्ट है वो देखते हैं ये है क्या। तो स्टूडेंट्स रूल फर्स्ट ये कहता है कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल ही रहते हैं। कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल ही रहते हैं, उनको ना तो हम सिंगुलर बना सकते हैं और ना ही उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगा सकते हैं। तो अगर हमारा नाउन जो कि एक प्लूरल है और वो सब्जेक्ट में आया है तो उसके लिए जो भी वर्ब हम यूज करेंगे वो भी हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। तो ऐसे वर्ड्स तो काफ़ी ढेर सारे हैं, लेकिन आपको जो मेन वर्ड्स आपके दिमाग में रखने हैं वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आप उसको याद कर लीजिए, उसको समझ लीजिए और हमेशा ये दिमाग में रखिए कि अगर ये वर्ड्स कहीं पर भी आते हैं और इन्हीं के लिए अगर कोई वर्ब लगाना होगा तो हमेशा वो हम प्लूरल लगाएंगे और इनको हम सिंगुलर कभी नहीं बनाएंगे। तो जैसे कि जो हमारा वर्ड्स हैं सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल, कुछ नाउन ऐसे जो हमेशा प्लूरल रहते हैं। एंड फॉलो प्लूरल वर्ब, और वो प्लूरल वर्ब को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी सेंटेंस हो तो सेंटेंस में अगर हमारे पास सब्जेक्ट है उसके बाद वर्ब है, फिर दूसरे शब्द लिखे गए हैं। अब सब्जेक्ट में जो नाउन हमने यूज किया है अगर वो क्या हमारा प्लूरल है तो जो वर्ब लगेगी वो भी हमारी क्या होगी, प्लूरल होगी। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि चिल्ड्रेन प्लेइंग क्रिकेट, ये तो पहला हो गया। दूसरा है द चाइल्ड वीपिंग लाउडली। So look here, I have written two sentences. The first one is children dash playing cricket and the second one is the child dash weeping loudly. यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे गए हैं। दोनों सेंटेंस में आप ये देखिए कि जो हमारा सब्जेक्ट वाला पोर्शन है, अगर वो हमारा सिंगुलर होगा तो जो आगे वर्ब हमें लगानी है वो भी हमारी क्या होंगी, सिंगुलर होंगी। अगर हमारे सब्जेक्ट में जो नाउन है या जो प्रोनाउन है वो प्लूरल है तो जो वर्ब लगेगा वो भी प्लूरल लगेगा। अब देखते हैं चिल्ड्रन यहाँ पे क्या है बेटा, सब्जेक्ट है। तो चिल्ड्रन मतलब होता है बच्चे, यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर बच्चे की बात नहीं होती है। अगर चिल्ड्रन क्या लिखा गया है तो इसका मतलब ढेर सारे बच्चों की बात की जा रही है। तो चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अगर प्रेजेंट टेंस में बात की जाए तो चिल्ड्रन के लिए जो प्रेजेंट टेंस में हमें वर्ब लगाना है कंटिन्यूअस टेंस में वो हो जाएगा आर। तो यहाँ पे ये हमारा सेंटेंस बन गया, चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। नाउ लुक एट दी नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव रिटन हियर द चाइल्ड डैश वीपिंग लाउडली। अब चाइल्ड क्या है, सिंगुलर है। चाइल्ड मतलब होता है बच्चा। इससे पहले डिफरेंट आर्टिकल लगा दिया हमने, इसका मतलब किसी एक पर्टिकुलर बच्चे की बात हो रही है कि जो बच्चा है वीपिंग लाउडली, वो जोर से तेज़ी से रो रहा है। अब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब हमें लगाना है वो हो जाएगा इज। तो हमने ये दो एग्जाम्पल लिया बिकॉज द रीजन बिहाइंड द एग्जाम्पल इज दैट बाय सेइंग दीज टू सेंटेंसेज यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल वेदर वी हैव टू अप्लाई प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब आफ्टर नाउन। तो आपको ये समझ में आएगा कि हमने सब्जेक्ट में जो नाउन का यूज किया है उसके बाद हमें प्लूरल वर्ब कब लगाना है और उसके बाद हमें सिंगुलर वर्ब कब लगाना है। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा हेड वर्ड तो प्लूरल वर्ब, अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब। तो आइए जो हमारा पहला रूल था हम उसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। जो हमारा पहला रूल कहता है वो ये है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, उनको हम सिंगुलर कभी भी नहीं बना सकते हैं और ना ही उनके बाद हम कोई भी सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे।
लेट्स लुक हियर। तो कुछ ऐसे वर्ड्स कौन से हैं जो हमेशा प्लूरल रहते हैं, वो आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं। जैसे ट्राउजर्स हम कहते हैं, ट्राउजर्स हो गए। सीजर्स, सीजर्स मतलब कैंची होती है। आर्म्स, आर्म्स मतलब भीख। स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मे होते हैं। फिर इसके बाद है रिचेस, रिचेस मतलब होता है धन। फिर इसके बाद है पोल्ट्री, पोल्ट्री मतलब होता है कि ये पक्षियों से रिलेटेड, अगर उनकी फार्मिंग की जाती है पक्षियों की, तो उससे रिलेटेड पोल्ट्री है। फिर इसके बाद है जेंट्री, जेंट्री क्या कहता है कि ये एक ऐसे ग्रुप के लोग हैं, ऐसे समूह के लोग हैं जो जिनका जो रिस्पेक्ट है सोसाइटी में वो ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट हमारा है पुलिस, मिलिट्री, मिलिट्री। फिर इसके बाद है पब्लिक, पब्लिक, पीपल। तो इस तरह से कुछ शब्द हैं आपको लिखे गए हैं जो हमेशा आपको प्लूरल ही यूज करने हैं। तो अगर ये शब्द नाउन जो कि हैं, अगर ये प्लूरल हैं, तो इनके जस्ट बाद जो भी वर्ब यूज होगा वो भी बेटा क्या होगा, हमेशा प्लूरल ही होगा। हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिखा है, द पीपल, द पीपल, द पीपल ऑफ अमेरिका, द पीपल ऑफ अमेरिका आर वेरी रिच। हमने यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण लिया है कि द पीपल ऑफ अमेरिका वेरी रिच। अब यहाँ पे आपको एक वैसा वर्ब लिखना है जो कि इस जो हमारा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में जो हमारा हेड वर्ड है उसके लिए फिट हो, उससे एग्री करे। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं, अमेरिका के लोगों की बात कर रहे हैं। तो जो हमारा इस सब्जेक्ट में, इस पूरे सब्जेक्ट में जो हमारा हेड वर्ड है, मुख्य शब्द है, वो हमारा क्या है, पीपल है। पीपल मतलब होता है लोग। अब अगर लोग हैं तो इसका मतलब किसी एक व्यक्ति की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम एक से ज़्यादा व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। तो अगर ऐसे वर्ड्स आएंगे तो हम जो वर्ब यूज करेंगे वो हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। वर्ब हमें प्लूरल ही लगानी है। और हमने यहाँ पे लिखा भी है कुछ शब्द कि अगर ये शब्द आते हैं तो आपको वर्ब हमेशा प्लूरल ही लगानी है। तो ये हमारा पहला रूल था कि अगर ये शब्द आपको देखने को मिलते हैं तो आप हमेशा उनके जस्ट बाद अगर वर्ब लगानी है उनके लिए, तो आप प्लूरल वर्ब को ही नोट करेंगे, प्लूरल वर्ब को ही लिखेंगे। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड दी नेक्स्ट रूल। जो हमारा दूसरा रूल है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब हमने पढ़ा कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्लूरल होते हैं। अब अगला जो रूल है वो हम पढ़ेंगे, सम वर्ड्स आर ऑलवेज सिंगुलर, कि कुछ नाउन ऐसे जो हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो इनके साथ हमें जो वर्ब लगानी है, इनके साथ जो हमें वर्ब लगानी है वो भी क्या होगी बेटा, सिंगुलर होगी। अब ऐसे कौन कौन से शब्द हैं वो आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं। जैसे हो गया आपका इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, न्यूज़ हो गया, सब्जेक्ट्स के नेम हो गए, सब्जेक्ट्स के नेम हो गए, सब्जेक्ट्स के नेम हो गए। जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया, या गेम का नेम हो गया, नेम ऑफ गेम्स, कोई स्पोर्ट है, कोई गेम है उसका नाम होगा, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, जिम्नास्टिक हो गया, एथलेटिक्स हो गया। फिर इसके बाद है एडवाइस, एडवाइस मतलब सलाह, हेयर, ब्रेड, पोएट्री, लगेज, लगेज, फर्नीचर, फर्नीचर, सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स मतलब होता है जो हमारे आसपास की एरिया होता है, सराउंडिंग्स ये हो गया।
इक्विपमेंट्स ETC। अब यहाँ पे कुछ शब्द लिखे गए हैं जो कि क्या है, हमें सिंगुलर होते हैं, कुछ नाउन हैं जो हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, इनका हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, और इनके साथ जो वर्ब हम यूज़ करते हैं वो बेटा सिंगुलर हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना, न्यूज़ मतलब समाचार, सब्जेक्ट्स नेम विषयों के नाम हो, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जिम्नास्टिक्स हो गया। नेम ऑफ गेम्स, गेम्स के नाम हो, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, बेसबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया। या एक शब्द लिखा गया एडवाइस, एडवाइस मतलब सलाह, तो एडवाइस का एडवाइसेस हमें नहीं लिखना है। हेयर है, हेयर मतलब बाल। ब्रेड, ब्रेड मतलब रोटी, तो ये भी सिंगुलर हमारा ही है, अनकाउंटेबल नाउन है। पोएट्री हो गया, पोएट्री क्या होता है कि पोएम्स का एक कलेक्शन हो, उसको हम पोएट्री कहते हैं। लगेज, लगेज मतलब सामान हो गया। फिर फर्नीचर, फर्नीचर हम कहते हैं जो हमारे घरों में चेयर्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, उनको फर्नीचर्स कहते हैं। सराउंडिंग्स मतलब वातावरण हमारे चारों तरफ। इक्विपमेंट्स मतलब होता है जो यंत्र होते हैं, मशीनरी, उसको हम कहते हैं इक्विपमेंट्स। तो अगर ये वर्ड्स लिखे गए हैं तो ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, और अगर इनको एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं, किड्स, पोएट्रीज आर मिस्टिक। हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, किड्स पोएट्रीज आर मिस्टिक। किड्स से एक बहुत ही फेमस पोएट का नाम है जॉन कीट्स। अब ये बताइए कि उनकी जो पोएट्रीज थी वो क्या है, मिस्टिक है। मिस्टिक मतलब रहस्यमयी है, मतलब इंटरेस्टिंग है। लेकिन आपको इसमें देखना है कि जो हमारा सब्जेक्ट में जो हेड वर्ड आया है, जो कि नाउन है, उसके लिए वर्ब लगा है प्लूरल, और वो जो हमारा वर्ड है, वो जो रूल नंबर 2 में हमने कुछ शब्द लिखे हुए हैं, ये इनमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे पोएट्री हमने लिखा है, और आपको ये बताया गया कि अगर कोई भी शब्द इनमें से देखने को मिलता है कहीं पर भी, किसी भी सेंटेंस में, तो वो हमेशा क्या होगा, जैसे जिस फॉर्म में लिखा गया उसी फॉर्म में होगा, उसका हम प्लूरल नहीं बनाएंगे। उसमें IES या S लगा दें या ES लगा दें या प्लूरल बना दें तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो पोएट्री का पोएट्रीज नहीं होगा, ये यहाँ पे रॉन्ग है, ये यहाँ पे रॉन्ग है। तो अगर ये यहाँ पे प्लूरल नहीं है, हमेशा सिंगुलर ही होगा, तो जो वर्ब लगा है यहाँ पे वो भी हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो इसलिए ये भी रॉन्ग है। तो पोएट्रीज का हमें लिखना है पोएट्रीज का लिखना है पोएट्री, और जो वर्ब लगाया गया है वो है इज। अब जाके जो हमारा सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि हमेशा सिंगुलर होते हैं, उनके लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज ही करेंगे, और जो आपका सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए आपको ये लिखना है कि सिंगुलर के साथ हमें सिंगुलर वर्ब लगाना है, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगाना है, ताकि जो एग्रीमेंट सब्जेक्ट और वर्ब का है वो एग्रीमेंट बना रहे, सेंटेंस का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो सही रहे। तो ये रूल नंबर 2 था। इसमें जितने भी वर्ड लिखे गए हैं आप उसको 1 बाय 1 करके देख लीजिए, सबकी मीनिंग आपको बता दी गई है, उसको समझ लीजिए, और जो एग्जाम्पल मैंने बताया है उस एग्जाम्पल को भी ध्यान से समझ लीजिए कि हमने यहाँ पे प्लूरल लिखा था तो रॉन्ग हो गया था, हमने सिंगुलर बनाया, इसीलिए जो इसके बाद हमने प्लूरल वर्ब लगाया था वो भी चेंज होकर सिंगुलर बन गया। तो जो हमारा नया सेंटेंस बनेगा वो होगा किड्स पोएट्री इज मिस्टिक, कि जो किड्स की पोएट्री हैं वो बहुत ही रहस्यमयी है, मिस्टिक है। तो हम अगले रूल की तरफ मूव करते हैं, रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 में आपको जो रूल बताया जाएगा वो ये है कि आपने सबसे पहले तो अपने अर्लियर क्लासेस में नाउन की कैटेगरियाँ पढ़ी थी कि नाउन को कितने कैटेगरी में हम डिवाइड किए गए हैं। बेसिकली ये 5 टाइप्स के हैं। अब 5 टाइप्स में 2 टाइप ऐसे हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, जैसे कोई भी मटेरियल नाउन हो या कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो। रूल नंबर 3 में हमें ये देखना है कि मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन
आर ऑलवेज सिंगुलर सो फॉलोज सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ पे जो आपको लिखा गया है कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो हमारे होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, इसीलिए जो भी वर्ब उनके बाद लगाई जाती है वो हमेशा क्या होगी, सिंगुलर होगी। अब मटेरियल नाउन क्या होते हैं ये आपको समझना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं ये भी समझना है। मटेरियल नाउन ये होता है कि जैसे पदार्थवाचक संज्ञा, कि कोई भी थिंग है, कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, चाहे वो खाने या पीने की हो, उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, भाववाचक संज्ञा, कोई ऐसी ऑब्जेक्ट, कोई ऐसा थिंग या कोई भी ऐसा नेम जिसको हम केवल महसूस कर सकें या समझ सकें, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल क्या हैं। मटेरियल नाउन के जैसे ब्रेड हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया, मिल्क हो गया, ETC, ये हैं क्या, मटेरियल नाउन है। इतना दिमाग में रखिए, खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आएंगी मटेरियल नाउन में, और वे होंगी क्या, हमारे सिंगुलर होंगी। तो हम ब्रेड का ब्रेड्स नहीं लिखेंगे, राइस का राइसेज नहीं लिखेंगे, व्हीट का व्हीट्स नहीं लिखेंगे, मिल्क का मिल्क्स नहीं लिखेंगे। तो अगर ये सिंगुलर ऐसे ही रहेंगे तो इनके बाद जो भी वर्ब हम लगाएंगे वो भी बेटा क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कुछ शब्द आपको बताए जाएंगे, जैसे ऑनेस्टी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, या सब्जेक्ट्स के नेम हो गए, सब्जेक्ट्स नेम हो गए, कोई भी क्वालिटी हो गई, फॉर एग्जांपल सिन हो गया, रिजल्ट हो गया, नॉलेज हो गया, तो ढेर सारे शब्द हैं, एक्सेट्रा मैं लिख दे रहा हूँ। कि ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी। अब ईमानदारी तो हम देख नहीं सकते हैं कि ईमानदारी कैसा दिखता है, ना तो उसको हम टच कर सकते हैं कि ईमानदारी को टच करें कैसा फील होगा। केवल ईमानदारी हम समझते हैं कि ये क्वालिटी होती है जो कि व्यक्तियों के अंदर होती है, आज के समय में तो बहुत कम होती है। तो कोई भी ऐसी क्वालिटी या कोई भी ऐसा नाउन जिसको हम केवल महसूस कर पाएँ या उसके बारे में हम समझ पाएँ, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और ये वर्ड्स जो भी लिखे गए हैं यहाँ पर, ये भी हमेशा क्या है, सिंगुलर हैं, तो इनके लिए हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। माई सिंपैथीज आर ऑलवेज विद यू। अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। इसमें लिखा गया कि माई सिंपैथीज आर ऑलवेज विद यू, कि मेरी जो सिंपैथीज है, सिंपैथीज मतलब क्या होती है, जो मेरी सहानुभूति है वो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तो सिंपैथी का सिंगुलर होता है ये सिंपैथी, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या गया है, IES लगा के इसको प्लूरल बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन सिंपैथी है क्या, एक भाववाचक संज्ञा है, और भाववाचक संज्ञा मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा तो उसका कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, और उसके बाद जो भी वर्ब यूज होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। तो सिंपैथीज को हम सही फॉर्म में लिखेंगे, सिंपैथी हो जाएगा, और जो यहाँ पे प्लूरल वर्ब है यहाँ पे हमें सिंगुलर वर्ब लगाना होगा, अब जाके ये हमारे शब्द सही हैं। तो जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो है कि माई सिंपैथी इज ऑलवेज विद यू, कि मेरी जो सहानुभूति है वो हमेशा तुम्हारे साथ है। तो आपको ये चीज़ें नोट करनी है कि जितने भी मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे वो हमेशा सिंगुलर होंगे, और उनके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगाना है। तो हम अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं कि जो हमारा अगला रूल है वो क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, सम नाउन्स आर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल
डियर हो गया, शीप हो गया, स्वाइन हो गया, कैटल हो गया, etc। अब यहाँ पे मैंने कुछ शब्द लिखे हैं। डियर मतलब हिरन, शीप मतलब भेड़, स्वाइन मतलब सुगर, कैटल मतलब मवेशी। अब यहाँ पे जो ये शब्द लिखे गए हैं ये हैं क्या, नाउन हैं, लेकिन ये नाउन सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी हैं। तो अब हमें ये जानकारी चाहिए कि ये कब सिंगुलर है कब प्लूरल है, इसको हम कैसे पता करेंगे, क्योंकि इसमें हम एस लगा के प्लूरल नहीं बनाएंगे क्योंकि ये सिंगुलर प्लूरल दोनों है। तो इसको समझने के लिए आपको सेंटेंस में जो वर्ब यूज किया गया है उसको जानने की कोशिश करनी है। सबसे पहले तो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल कि कैटल्स आर ग्रेजिंग, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कि जो कैटल्स हैं, मवेशी हैं, वो ग्रेजिंग मतलब चर रहे हैं इन द फील्ड्स, मैदान में। अब यहाँ पे कैटल्स देखिए, कैटल में एस लगाया गया है, इसको प्लूरल बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन आपको ये बताया गया कि जो शब्द लिखे गए हैं ये सिंगुलर भी हैं प्लूरल भी हैं, इसीलिए हमें इनको प्लूरल बनाने के लिए कोई भी अलग से वर्ड जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो एस लगाया गया है उसको हम हटा दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैटल हो जाएगा। अब अगर वर्ब हमारा प्लूरल, जैसे कि यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगाया गया है, प्लूरल वर्ब, इसका मतलब जो कैटल यहाँ पे है वो हमारा कैटल जो नाउन है वो हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा, क्योंकि प्लूरल वर्ब लगा है। अगर यहाँ पे इज होता तो जो कैटल होता इसका मतलब ये सिंगुलर होता, किसी एक मवेशी किसी एक जानवर की बात हो रही होती, प्लूरल वर्ब लग गया इसका मतलब कि एक से ज़्यादा जानवर वहाँ पर हैं। तो इसको आपको समझने की कोशिश करनी है। अब हम मूव करते हैं अगले रूल की तरफ कि अगला रूल क्या हमारा है, रूल नंबर 5। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जो थोड़ा देखने में या लिखने में अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो उसका जो अर्थ होता है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे हो गया हमारे यहाँ पे वेजेस, वेजेस हो गया। वेजेस मतलब होता है, इसके दो मीनिंग होते हैं। अगर वेजेस का यूज हुआ है सिन के साथ, सिन मतलब होता है पाप, तो जो वर्ब लगेगी वो हमारी क्या होगी, सिंगुलर होगी। अगर वेजेस का मतलब होगा मनी के संदर्भ में, पैसे के संदर्भ में, तो जो वर्ब हमेशा लगेगी वो प्लूरल होगी। इसको आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, और वहीं पे दूसरा सेंटेंस हमारा है माई वेजेस आर वेरी लो। अब यहाँ पे दोनों सेंटेंस में आप देखेंगे कि पहले में जो वेजेस है वो किसके लिए यूज हुआ, सिन के लिए, तो यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब लगाया है, और दूसरे में जो वेजेस है वो पैसों के बारे में, वेजेस मतलब वेतन भी होता है, तो यहाँ पे पैसों की बात हो रही है, तो इसके लिए हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना है। और फिर ये तो हमारा फर्स्ट पेयर था। बी क्या, वर्ड, एक होता वर्ड, दूसरा हो जाएगा इसका वर्ड्स। तो अगर वर्ड है तो इसका मतलब वचन हो जाएगा, वर्ड्स है तो इसका मतलब शब्द हो जाएगा। जैसे ही गेव मी ए वर्ड, उसने मुझे एक वचन दिया। यहाँ पर क्या है, वर्ड्स, the words are illegible to me, कि जो वर्ड शब्द लिखे गए हैं वो क्या, इलेजिबल मतलब जिसको पढ़ा ना जा सके, वो मेरे लिए उसको पढ़ नहीं सकते। और पहले में क्या, वर्ड है, तो अगर वर्ड में वर्ड ही लिखा हो उसका मतलब वचन, एस लगाया होगा, वर्ड्स हो गया होगा तो उसका मतलब शब्द होता है। अब वैसे ही आपका मार्क है, अगर मार्क में आप एस लगा देते हैं तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी।
इस मार्क से मतलब होता है अंक, इस मार्क मतलब होता है निशान। तो इसको आप दिमाग में रखिएगा कि कब यूज करना हमारा है। वेजेस अगर सिन के संदर्भ में यूज होगा सिंगुलर वर्ब, वेजेस अगर वेतन या पैसों से संबंधित होगा प्लूरल वर्ब। वर्ड में एस लगा देंगे शब्द बन जाएगा, केवल वर्ड ही लिखेंगे तो उसका मतलब वचन होगा। मार्क में एस लगा देंगे तो उसका मतलब अंक होगा, और एस नहीं लगाएंगे तो उसका मतलब निशान होगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट शब्द हैं जिसको आपको समझना है। तो अब हम मूव करते हैं जो हमारा रूल नंबर 6 है उसकी तरफ। अगला रूल हमारा क्या है? रूल नंबर 6, ये हमें देखने की कोशिश करनी है कि अगर इफ ए कलेक्टिव नाउन shows unity, it follows singular verb. Otherwise in case of separation, it follow प्लूरल वर्ब। तो अगर कलेक्टिव नाउन मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा, तो अगर समूहवाचक संज्ञा है और उस समूहवाचक संज्ञा के द्वारा कोई ऐसी, उसके लिए कोई ऐसी बात बोली गई या उसके द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया जिससे यूनिटी मतलब होता है एकता, जिससे यूनिटी शो हो, लगे कि हाँ उनके बीच में एकता है, यूनिटी है, तो उसके लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अगर उनमें मतभेद होगा, यूनिटी नहीं होगी, सेपरेशन होगा, अलगाव होगा, तो उसके लिए हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। द कमिटी was on one point, कि जो कमिटी थी वो एक पॉइंट पर थी, एक निर्णय पर थी। अब इसी को थोड़ा चेंज कर दें, द कमिटी वेयर डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट। हमने यहाँ पे 2 सेंटेंस लिखे हैं। पहले में कि द कमेटी वॉज ऑन वन पॉइंट। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो कमेटी थी, जो लोगों का ग्रुप था, कमेटी थी, वो क्या थे, एक पॉइंट पर थे, मतलब सभी लोग कोई एक पॉइंट पर सहमत थे। इसका मतलब उनके अंदर यूनिटी दिखाई गई है। तो जो वर्ब हमने यूज किया है वो वर्ब हमारा होगा सिंगुलर। दूसरे में क्या कि यहाँ पे डिवाइडेड शब्द आया है। डिवाइडेड मतलब जहाँ पे बंटवारा हो जाए, सेपरेशन हो जाए। तो यहाँ पे अगर ऐसा केस होगा कि कोई भी कलेक्टिव नाउन आएगा और वो डिवाइडेड या सेपरेशन के सेंस में यूज होगा, उनमें मतभेद होगा, कुछ ऐसा हमें फील होगा या आभास होगा, तो वहाँ पे हम जो वर्ब यूज करेंगे वो हमारा होगा प्लूरल वर्ब। तो पहले में हमें सिंगुलर वर्ब यूज करना है और दूसरे में प्लूरल वर्ब। तो हमारे दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही हैं। तो ये हमारा था। हम इसको मिटाते हैं। रूल नंबर जो हमारा नेक्स्ट है उसको जानने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट रूल हमारा क्या है। अब नेक्स्ट रूल में जो आपको पढ़ाया जाएगा वो ये है कि पॉसेसिव केस आपने पढ़ा होगा। पॉसेसिव केस होता क्या है कि अगर कोई पॉसेशन होता है, पॉसेशन मतलब होता है ओनरशिप। पॉसेसिव केस, इसका मतलब होता है ओनरशिप। अगर ओनरशिप है तो उसके कुछ नियम हैं। नियम क्या है? जैसे यहाँ पे बोला जाता है कि रोहन की पेंसिल, तो रोहन की पेंसिल बोलने के लिए जैसे मैंने लिखा रोहन की पेंसिल, इसको हम 2 तरीके से लिखते हैं। एक तो रोहन्स पेंसिल लिख दें, रोहन्स पेंसिल,
एक तो लिख दें द पेंसिल ऑफ रोहन। दो तरीक़ों से इसको लिखते हैं। अब जो हमारा ये तरीका है जिसमें हमने एक एपोस्ट्रोफी छोटा सा कॉमा ऊपर हमने यूज किया है और फिर एस लगा दिया है, ये हमारा क्या बन गया, पॉजिटिव केस बन गया। इसका मतलब जो पेंसिल है किससे बिलोंग करती है, रोहन से। अगर हम इसका यूज नहीं करेंगे तो हमें इस मेथड से लिखना है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। इससे कुछ नियम हैं कि पॉजिटिव केस बनाने के लिए जो नाउन है उसका हम कैसे यूज़ करेंगे, कैसे लिखेंगे। तो जो फर्स्ट रूल है इसके लिए, रूल फर्स्ट है पॉजिटिव केस में, वो ये है, अगर कोई लिविंग थिंग है और वो क्या है, सिंगुलर है, तो हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी लगा के, जैसे रोहन का पॉजिटिव बनाना है तो रोहन से हो जाएगा, बॉय का बनाना है बॉयज हो जाएगा, इसी तरह से रामू का लिखना है तो रामूज हो जाएगा। इस तरह से हम इसका पॉजिटिव केस बनाएंगे। और अगर लिविंग थिंग हमारा प्लूरल है तो हम क्या करेंगे, एस लगा देंगे, एपोस्ट्रोफी बाद में लगाएंगे। एग्जाम्पल जैसे वुमेन क्या है, हमारा प्लूरल है, तो ऐसे इसका बन जाएगा, एपोस्ट्रोफी के बाद एस लगा दिया। अब अगर कोई प्लूरल नाउन में ऑलरेडी एस आया है, जैसे गर्ल्स हो गया, तो इसका पॉजिटिव केस हम बनाने के लिए हमें केवल क्या करना है कि यहाँ पे ऐसे एपोस्ट्रोफी लगा देना, ये प्लूरल केस हो गया। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, अगर कोई सिंगुलर लिविंग नाउन होगा, कोई ऐसा किसी ऐसे जानवर की, किसी ऐसे व्यक्ति की बात की जा रही होगी, किसी ऐसे प्राणी की जो कि नाउन हमारा कैसा हो, सिंगुलर हो, तो उसका पॉजिटिव केस बनाने के लिए हम सबसे पहले उसके नाम के लास्ट में ऊपर एक छोटा सा कॉमा लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी जिसको कहते हैं, फिर एस लिखेंगे। और वही नाउन अगर हमारा प्लूरल हुआ तो प्लूरल में दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन क्या कि प्लूरल शब्द जो लिखा गया हो उसके लास्ट में एस ना आया हो। तो अगर एस नहीं आया है तो हम वैसे ही मेथड यूज़ करेंगे जैसा कि हमने इस सिंगुलर वाले केस में किया था। और अगर हमारे प्लूरल नाउन में एस आएगा लास्ट में तो हमें केवल एक एपोस्ट्रोफी लास्ट में लगा देनी है, हमें इसके बाद इसका यूज नहीं करना है। ये तो हमारा था कुछ रिलेटेड। अब इसमें जो दूसरा रूल है वो ये है कि जो हमारे कंपाउंड नाउन है, दूसरे रूल में वी डू नॉट यूज डबल पॉसेसिव। हम दो बार पॉजिटिव केस नहीं बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड्स ब्रदर्स सन वॉज इज वेरी इंटेलिजेंट। मैंने यहाँ पे लिखा है कि माई फ्रेंड्स, मेरे मित्र के भाई का जो सन है, जो पुत्र है, वो बहुत चालाक है। अब यहाँ पर देखेंगे हमने दो बार पॉजिटिव केस बनाया है, तो आपको क्या करना है, अगर दो बार पॉजिटिव केस मिल जाते हैं किसी भी सेंटेंस में तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि हमने नियम में क्या लिखा है कि हम दो बार पॉजिटिव केस का यूज नहीं करेंगे, हमें केवल एक बार पॉजिटिव केस का यूज करना है। तो इसका सही फॉर्म क्या हो जाएगा, अब हम इसमें किसकी बात कर रहे हैं, मित्र के भाई के बेटे की। तो जिसकी बात हम कर रहे हैं, जो हमारा हेडवर्ड हो, उसको लिखने से पहले डिफिनिट आर्टिकल लगा देंगे, दिस सन, फिर उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन लगा देंगे। तो दिस सन ऑफ, अब शुरू से लिखना स्टार्ट करेंगे, माई फ्रेंड्स ब्रदर इज वेरी इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे मैंने इसी सेंटेंस को करेक्ट कर दिया है। कितने पॉजिटिव केस बने हैं, केवल एक बना है। तो रूल यही कहता है कि किसी भी सेंटेंस में दो बार पॉजिटिव केस नहीं हो सकते हैं। अगर दो बार है तो उनको हम एक बार बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जो हमारे सब्जेक्ट में हेडवर्ड सबसे लास्ट में लिखा होगा उसको लिखने से पहले हम डिफरेंट आर्टिकल लगाएंगे, द सन, फिर उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ लगाएंगे, फिर शुरू से लिखना स्टार्ट करेंगे। और जो पॉजिटिव केस यूज हुआ है उसको हम हटा देंगे, केवल पहले वाले पॉजिटिव केस को हमें लिखना है। तो दिस सन ऑफ माई फ्रेंड्स। अब इसमें जो पॉजिटिव केस हमने यूज किया था उसको यहाँ पे हटा दिया गया है, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो गया है। अब जो नेक्स्ट रूल हमारा है वो ये है कि अगर
नॉन लिविंग थिंग हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो उनके साथ नो पॉसिटिव केस, हमें पॉसिटिव केस का यूज नहीं करना है, पॉसिटिव केस का यूज नहीं करना है। एग्जाम्पल, चेयर्स लेग्स, ये गलत है, ये सही क्या हो जाएगा, डिलेक्स ऑफ द चेयर हो जाएगा, ये हमारा सही है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई नॉन लिविंग थिंग हो, कोई मटेरियल हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसके अंदर लाइफ ना हो, जान ना हो, तो उसके लिए हम पॉसिटिव केस का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे पॉसिटिव केस बनाया गया है किसके लिए, चेयर के लिए। चेयर मतलब कुर्सी जो कि नॉन लिविंग है, तो यहाँ से इसको हम हटा देंगे। सही कैसे लिखेंगे, द लेग्स ऑफ द चेयर। तो ये हमारे कुछ नियम थे, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब फिर एक और आपको छोटा सा इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है कि अगर आपको इस सिंटेक्स में नाउन वाले टॉपिक में कोई ऐसा सेंटेंस मिलता है जहाँ पर मेनी ए का यूज़ किया गया हो, तो मेनी ए का यूज अगर हुआ है तो इसके बाद जो भी नाउन आएगा वो क्या होगा बेटा, सिंगुलर होगा। वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब अगर सिंगुलर हो गया हमारा सब्जेक्ट, तो जो वर्ब आएगा वो भी हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। इसके बाद दूसरे शब्द आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल, मेनी ए बॉयज वेयर प्रेजेंट ऑन दैट डे, कि उस दिन मेनी ए बॉयज़ का मतलब हो जाएगा ढेर सारे बच्चे, कि बहुत सारे बच्चे प्रेजेंट थे, उपस्थित थे उस दिन। अब यहाँ पे मेनी ए बॉय जो लिखा गया है, इसको ज़रा ध्यान से हम देखिए। आपको बताएगा कि मेनी के बाद अगर इनडिफिनिट आर्टिकल लगा है तो जो भी नाउन इसके बाद हम लिखेंगे वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे जो बॉयज है उसको हमें क्या कर देना है, मिटा देना, हटा देना है। अब अगर ये सिंगुलर हो जाएगा तो जो वर्ब हम लगाएंगे वो भी हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। इसको यहाँ से हटा देंगे। अब मेनी ए का मतलब होता है कि बहुत ढेर सारे। आप कहोगे सर यहाँ पे सिंगुलर लिखा गया है तो इसका मतलब एक ही बच्चा होगा, ऐसा नहीं है। हमने जो यहाँ पे दो शब्द लिखे मेनी ए, इसका मतलब हो गया बहुत सारे लोग, मतलब ये हमें बताने की संख्या में जो बॉय है, बच्चे हैं, वो ज़्यादा हैं। तो मेनी ए के बाद सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, ये आपको ध्यान में रखना है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक व्हाट आई हैव टोल्ड यू हियर टुडे you have understood very well, and if you have any query, any doubt, then please ask me, and try to write down all the rules and all the topics that जो कि मैं यहाँ लिखता हूँ, and I will give you some exercises in which some important questions are there pertaining to your board examination, and you should sincerely solve them and check and make check with me. So I will try to correct your mistakes. जो भी आपकी मिस्टेक है उसको मैं ट्राई करूँगा कि उसको सही कर पाऊँ मैं। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स ऑन माई यूट्यूब चैनल और इन व्हाट्सएप ग्रुप, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी क्वेश्चन। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।